Good morning, students. Myself, Dr. Umesh Kumar Yadav, PhD Bio at JNV Biroli, Samastipur, Bihar. And I am in front of you in continuation with the NCERT chapter number 8 from class 10. That means, how do organisms reproduce? And in continuation with the sexual reproduction, I would like to describe why it is beneficial or why it is advantageous over asexual reproduction. Because asexual reproduction is simpler process, sexual reproduction is little bit more complex process. Then why there is need of this complex process? So these are the advantages, these are the reasons why sexual reproduction is being preferred as compared to asexual reproduction, or in higher class of organism there is sexual mode of reproduction. So it is in sexual reproduction there is diversity, there is creation of diversity, promotion of diversity of characters in the offspring. यानी कि यहाँ जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, जो नई जनरेशन होगी, वो सारे के सारे एक जैसे नहीं होंगे, और ये बहुत ही आवश्यक है, ये नीडेड है। अदरवाइज क्या होगा, सभी एक जैसे दिखेंगे, डिस्टिंग्विश करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब मान के चलिए जैसे होली होती है, तो होली में मान के चलिए सेम एज ग्रुप के बच्चे एक साथ रंग खेलते हैं। मान के चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, अपने ग्रुप में गए 5-7 बच्चे, जब उधर से लौटते हैं तो जब आप दूर से देखेंगे तो सारे के सारे एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि चेहरा पूरे काले रंग से पुता हुआ होता, कोई भी पहचान में नहीं आता। नहीं, जब दूर से देखेंगे तो पास आने पर भी कंफ्यूजन हो जाएगा। इवन अपने माता पिता जो बच्चे के हैं वो भी देख करके थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज करेंगे, हमारा वाला कौन है। नहीं, या तो फिर आवाज दे तो पता चले कि अच्छा ये बच्चा हमारा है, नहीं तो सबको बारी बारी से पानी से धोया जाए कौन किसका बच्चा है। तो ये वेरिएशन नीडेड है, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि कौन किसका बच्चा है, कैसा है। तो जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, आपस में डिफरेंट है, अदरवाइज क्या होगा, डिफरेंट नहीं होंगे, फिर परेशानी होगी। एक ऐसा केस है जिसमें एक ही माता पिता के एक साथ 2 बच्चे पैदा होते हैं, 2 बच्चे ट्विन पैदा होते हैं, लेकिन ट्विन में भी एक स्पेशल केस है, आइडेंटिकल ट्विन। दैट मीन्स फ्रॉम सिंगल जाइगोट, यानी कि जाइगोट जब बन गया तो ये डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करेंगे, रीडिवाइड करेंगे, एक साथ रहेंगे, एक इंडिविजुअल को बनाएंगे। लेकिन बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि ये जाइगोट डिवाइड किया और सेपरेट हो गया। अब सेपरेट हो गया तो दोनों में टोटिपोटेंसी है, कैपेसिटी है, दोनों फिर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के जेरोक्स, आइडेंटिकल होंगे। यदि आप फिल्म देखे होंगे, कई फिल्म है जैसे गीता और सीता, राम और श्याम, या एक फिल्म है बच्चों के लिए मकड़ी, सवाना आदमी की फिल्म है, कभी देखेंगे तो उसमें चुन्नी और मुन्नी 2 बच्ची है, और दोनों क्या है, बोथ आर आइडेंटिकल ट्विन, दोनों आइडेंटिकल ट्विन है। तो कैसे वो शरारत करती है, एक शरारत करती है, दूसरी फंसती है, दिस विल बी द कंडीशन। इसीलिए वेरिएशन क्या है, एसेंशियल है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, प्रोविजन फॉर डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स occur which play a prominent role in origin of new species। इस तरह से क्या होंगे, 2 इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन होगी, और फिर इस कॉम्बिनेशन के कारण क्या होंगे, वेरिएशन क्रिएट होगा, और ये वेरिएशन कई बार धीरे धीरे इतने अधिक हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं कि ये अपने जो पेरेंटल स्पीशीज थे उससे ही सेपरेट हो जाते हैं। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है उसके बेस में, उसके रूट में क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो ये वेरिएशन क्रिएट कर रहा है और ये एसेंशियल है। तो ये क्या करते हैं, ये ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज में हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट वन, द जेनेटिक वेरिएशन दैट अराइज प्रोवाइड्स वाइडर एडेप्टेबिलिटी टू द ऑफस्प्रिंग। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मींस कहीं भी किसी तरह के कंडीशन में रहने की क्षमता। यदि सारे के सारे एक जैसे होंगे तो क्या होगी, समस्या होगी, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन चेंज हुआ समस्या आएगी। या फिर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाए, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन, तो वहां क्या होगी, समस्या होगी।
और जब हर एक वैरायटी होगी, मतलब हर एक में अलग अलग क्वालिटी होंगे, ट्रेड होंगे, तो क्या होंगे, कहीं ना कहीं सब आपस में एक दूसरे से एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि वाइडर एडेप्टेबिलिटी होगी, अधिक से अधिक जगहों पर, अधिक से अधिक एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल चांसेस बनता है। कब? जब एडेप्टेबिलिटी होगी, जब वेरिएशन होगा। और स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर्स सर्वाइवल एडवांटेज स्पेशली इन केस ऑफ एडवर्स सिचुएशन। जब एडवर्स सिचुएशन आएगी तब, जब सारी बातें नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट हैपेंस समटाइम्स देयर इज नेचुरल कैलेमिटी। कई बार नेचुरल कैलेमिटी होती है और उस समय में देखेंगे कि सारे के सारे जीव जंतु वाइप ऑफ नहीं होते, सारे के सारे एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, कुछ न कुछ बच जाते हैं, और कुछ ना कुछ बचते हैं, दैट इज द सर्वाइवल बेनिफिट, और ये उसमें इनबिल्ट क्वालिटी होती है। नहीं तो वेरिएशन होने के कारण क्या होगा, कभी भी कोई स्पीशीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी, एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, वो बच जाएंगे, क्योंकि उनमें उस तरह की कैपेबिलिटी है। और ये इनबिल्ट कैपेबिलिटी है जो इन जनरल हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती है तब पता चलता है कि इसमें ये क्वालिटी थी, और उसके लिए, उस क्वालिटी के कारण उसका सर्वाइवल हो गया। तो ये सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है किसको? जो वेरिएशन है, जिसमें इनबिल्ट क्वालिटी है। देखेंगे कि जैसे नाव उलट गई, नाव डूब गई, नाव पे सवार 100 आदमी थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100 के 100 लोग डूब के मर गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनमें स्किल था, तैरने की क्षमता थी, वो तैर करके बाहर निकल गया, अपनी जान बचा लिया। नहीं तो ये उसमें क्वालिटी थी। तो क्वालिटी यदि नहीं होता तैरने की, तो क्या होता, सारे के सारे लोग डूब जाते। यानी कि वेरिएशन इज रिक्वायर्ड, वेरिएशन इज एसेंशियल एंड इट प्रोवाइड्स सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पीशीज। अदरवाइज क्या होंगे, सारे के सारे एक जैसे होंगे, और फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी, फ्लड होगा, ड्रॉट होंगे, अर्थक्वेक होगी, कोई पर्टिकुलर टाइप के डिजीज होंगे, तो सारे के सारे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी कोविड आया, बहुत से लोगों की डेथ हुई, लेकिन बहुत से लोग क्या है, सर्वाइव किए। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन वी आर सर्वाइविंग, तो हम लोगों ने सर्वाइव किया, दैट मींस वेरिएशन थी, और उसमें क्या हुआ, बेनिफिटेड हुए वो लोग जिनमें इनबिल्ट क्वालिटी थी उस सिचुएशन को फेस करने की। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सारी बातें जो हो रही है, यदि इसके बेस में चले तो जो बड़ा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस देयर इज द प्रोसेस, दैट मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। अब इस मियोसिस में एक स्टेज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। तो चलिए इन ए नटसेल हम लोग देख लें कि मियोसिस में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये रूट कॉज है किसका, रिकॉम्बिनेशन का, वेरिएशन का, इसीलिए इसको जानना बेहद ही जरूरी है। डीएनए की कॉपिंग, जब भी सेल डिवीजन होगा, डीएनए की कॉपिंग होगी, वेदर इट इज माइटोसिस और मियोसिस। दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। माइटोसिस मींस इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में उतने ही होंगे जितने पेरेंट सेल में होंगे। जैसे जाइगोट के बनने के बाद जाइगोट में जो भी सेल डिवीजन होगा वो इक्वेशनल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी, लेकिन गैमेट के बनने में जो सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस होगी। तो दोनों ही केस में क्या होंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, डीएनए की कॉपिंग होती है। यानी कि किसी भी सेल में जो सेल की फंक्शनिंग है, that is being regulated by the DNA, that is being regulated by the gene, और जीन क्या है, जीन is a part of DNA, और उसी डीएनए को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। नॉर्मली सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल, और ये क्रोमेटिन मटेरियल जिस समय सेल डिवाइड करते हैं तो उस समय क्या होती है, सेल के अंदर जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो ये क्रोमेटिन मटेरियल शॉर्टनिंग होती है, थिकनिंग होती है, ये विजिबल हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो ये बात स्पष्ट रूप से जानिए
कि जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम टर्म स्पेशली उस समय के लिए होता है जिस समय सेल डिवाइड कर रहे होते हैं। तो क्या होगा कि जैसे एक सेल है और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस नंबर ऑफ डीएनए कांस्टेंट है। अब क्या होगा, सेल डिवाइड कर रहा है, 2 सेल बनने जा रहे हैं, फिर अगले दोनों सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है या उतने ही डीएनए हैं जितने पेरेंट सेल में थे। तो जाहिर सी बात है जब सेल डिवाइड करेगा उसके पहले क्या करना होगा, जो अमाउंट ऑफ डीएनए उसको डबल कर देना होगा। और ये कैसे होगा, बाय कॉपीइंग ऑफ डीएनए। डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है, तो क्या होंगे, ये दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड होंगे, खुलेंगे, और इस दोनों स्ट्रैंड, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है तो इसके ऊपर भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा और इसके ऊपर भी एक नया स्ट्रैंड बनेंगे। तो क्या हो गया, एक डीएनए से क्या हो गया, 2 डीएनए बन गए। मतलब जो अमाउंट है डीएनए की वो क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, तो ये होता है कब सेल डिवाइड करती है, कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है। तो जब भी सेल डिवाइड करेगा तो सेल डिवीजन के पहले कुछ तैयारी करनी होगी। अब जैसे मान के चलिए किसी घर में, हम लोग के यहाँ घरों में आपसी बंटवारा होता है। इमेजिन कीजिए कोई 2 भाई है और 2 भाई है तो घरों का बंटवारा होगा, सारे सामान का बंटवारा होगा। तो जो वाइज पेरेंट है, जो माता पिता बुद्धिमान है, वो कुछ इस तरह से अपने जीवन काल में करते हैं कि जब भी बंटवारा हो तो इक्वली दोनों को सारा कुछ मिल जाए। बाई चांस कोई चीज कमी है तो उस समय क्या होगा, या तो खरीद के वो चीज भरपाई किया जाए। अब मान के चलिए किचन, तो किचन दोनों को चाहिए, दोनों को खाने पीने की सारी चीजें चाहिए। तो यदि 2-2 सामान हर एक चीज है, हर एक आर्टिकल है, तो क्या होगा, दोनों को एक एक मिल जाएंगे, काम चलेगा। नहीं तो क्या करना होगा, उस समय उसकी भरपाई करनी होगी जिससे कि उसके भी किचन में काम चले और उसके किचन में भी काम चले। तो सेल में क्या होगा, जब भी सेल की डिवीजन होगी तो सेल डिवीजन के पहले प्रिपरेटरी फेज होगा, इंटरफेज होंगे। और इंटरफेज में क्या होगा, इसको 3 भागों में हम लोग सब डिवाइड करते हैं, G1, S एंड G2 फेज। G1 मींस गैप 1 फेज, G2 मींस गैप 2 फेज, S फेज मींस सिंथेसिस फेज। और ये जो S फेज है, सिंथेसिस ऑफ व्हाट, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की सिंथेसिस होगी, दैट इज कॉपीइंग ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, या इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये सारी बातें कब होगी, एस फेज में होगी, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। तो ये क्यों बेनिफिटेड है, क्यों चाहिए, है ना। तो क्या होगा, जो डीएनए है दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन। हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एजिंग हो रही है, एवरीथिंग इज बीइंग रेगुलेटेड, इज बीइंग कंट्रोल्ड by DNA, is being controlled by chromosome, is being controlled by gene। ठीक है, तो क्या होंगे, ये पेरेंट से अगले जनरेशन में जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सेल या जिस तरह से इंडिविजुअल काम कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन भी वैसे ही परफॉर्म करे। क्या होंगे, DNA is copied in the parent cell so that the new cell will have the same amount and number of DNA। in case of mitosis दोनों ही सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर होंगे और सारे के सारे ट्रेट भी एज इट इज होंगे। तो क्या होगा, वहां भी वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखेंगे। डीएनए कॉपिंग प्रोवाइड्स सेलुलर एपरेटस इन द डॉटर सेल्स। अब बताया कि डीएनए ही है, जीन ही है जो सारी चीजों को रेगुलेट करता है, सिंथेसाइज करता है। तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, जिसकी कमी है, वो सेल ऑर्गेनेल्स भी बनेंगे। और ये बनाने का काम कौन करेगा, डीएनए करेगा। डीएनए रेगुलेट करेगा, डीएनए कमांड देगा कि कब किस चीज का बनना है, किस चीज की जरूरत है। तो ये सेलुलर एपरेटस को भी बनाएंगे। डीएनए इन डॉटर सेल्स विल बी एबल टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ डॉटर सेल्स। जो डॉटर सेल्स होंगे उसकी फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करेगा, इसलिए सेल में डीएनए चाहिए। ठीक है, डीएनए कॉपीज विल रिटेन द ट्रेट्स। जो भी ट्रेट्स हैं, अब एक स्पीशीज की अपनी क्वालिटी है, अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, अपना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सारे के सारे ट्रेट्स, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होंगे कैसे, थ्रू डीएनए, थ्रू जीन। तो ये डीएनए की कॉपिंग होगी, तब क्या होंगे, जितने भी डॉटर सेल्स हैं वहां भी वही ट्रेट्स होंगे, वही कैरेक्टर्स होंगे, आइडेंटिटी मेंटेन करेगी। नेक्स्ट वन, डीएनए कॉपिंग इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट।
ये एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है। दैट मींस एरर्स अकर व्हिच इज सोर्स ऑफ वेरिएशन, यानी कि गलती हो ही जाती है चाहे किसी भी तरह, हालांकि बहुत ही प्रिसाइज है लेकिन फिर भी 100% एक्यूरेसी नहीं है। और ये जो 100% एक्यूरेसी नहीं है दैट मींस कहीं ना कहीं जो डीएनए बना उसमें गड़बड़ी हुई, और ये गड़बड़ी ही क्या क्रिएट करता है, वेरिएशन क्रिएट करता है। और ये वेरिएशन ही क्या होता है, जो वेरिएशन है दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, दैट प्रोवाइड्स सर्वाइवल चांसेस, दैट प्रोवाइड्स एडेप्टेबिलिटी। तो ये बातें होती है। एक तो ये हो गया कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ड्यूरिंग कॉपीइंग ऑफ डीएनए there is some mistake and due to that mistake it leads to the creation of variation, and that variation is required for the organism for their survival benefit, for their identity। जो differences है, जो variation है दिखाई देता है sexually reproducing organism में, वो इसलिए कि वहाँ क्या होती है, कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक हो गई है और उसके कारण उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आ जाएंगे। और दूसरी बात क्या होगी, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस जो होते हैं सेल डिवीजन होती है, तो इसमें दो फेज होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। फिर इस मियोसिस फर्स्ट में सब स्टेजेस होंगे नहीं, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब ये जो प्रोफेज होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज, और इस प्रोफेज में क्या होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो इसको देख लेते हैं कि फेजेस ऑफ मियोसिस। दिस इज द डायग्राम फॉर शोइंग द सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन होती है तो सेल साइकिल होती है, यानी कि सेल डिवाइड करते हैं फिर रेस्ट लेते हैं, मतलब अगले सेल की डिवीजन की तैयारी करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो ये साइकिल वे में चलते रहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम है वो तैयारी में लग जाती है कि सेल को डिवाइड करना है, उसकी तैयारी में अधिक समय लगते हैं, और सेल जो एक्चुअली डिवाइड होता है उसमें बहुत ही कम समय लगते हैं। अब जैसे मान के चलिए अपने यहाँ शादी होती है, शादी 2 घंटे 4 घंटे में हो जाती है, लेकिन इसकी तैयारी महीनों दिन से चलती रहती है। तो वैसे ही यहाँ क्या होंगे, जो तैयारी चल रही है उस फेज को, ये यदि सेल साइकिल है तो ये सारा का सारा जो टाइम है ये क्या है, इंटरफेज। और इंटरफेज को हम कह सकते हैं प्रीपेरेटरी फेज, और जो एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है वो ये है, बल्कि इससे भी कम होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है। एक्चुअल डिवीजन है हार्डली 5% ऑफ टाइम, दैट मींस 95% ऑफ द टाइम इज इन्वेस्टेड in the preparation of the cell for their division, and actual division takes place only within 5% of the time। तो यहाँ क्या होंगे, G1 फेज, गैप 1 फेज, यहाँ प्रिपरेशन होगी उन सारी चीजों की जो डीएनए के कॉपीइंग के लिए चाहिए, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ बन जाती है। इस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, कॉपीइंग ऑफ डीएनए। और फिर क्या होंगे, गैप फेज में वो सारी चीजें बन जाती है जो सेल के लिए आवश्यक है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जो अगली बार सेल डिवाइड होने जा रही है तो 2 सेल बनेंगे, तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी कमियां यहाँ पूरी हो जाती है और यहाँ फिर सेल डिवाइड कर जाएंगे। इन केस ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस होती है, जब गैमेट बनते हैं, तो ये सारी बातें होती है। अब क्या होगा, यहाँ 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होती है, 2 बार सेल का डिवीजन होता है। जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। अब जैसे ह्यूमन बीइंग का सेल है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज डिप्लॉयड सेल। मियोसिस फर्स्ट होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट देयर इज प्रोडक्शन ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल बनते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम की संख्या 46 थी वो 23 हो जाती है। फिर फर्दर नेक्स्ट टाइम मियोसिस सेकेंड होंगे दोनों ही सेल में, और एज ए रिजल्ट इस सेल से 2 सेल बन जाएंगे और इससे 2 सेल बनेंगे, और हर एक में क्या होंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब यहाँ जो सेकेंड मियोसिस सेकेंड हो रही है दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस सेकेंड को हम कह सकते हैं ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये इसके लिए पेरेंट सेल हुआ, ये डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 सेल बना रहा है, तो दोनों में फिर 23 क्रोमोसोम होंगे। तो ये सेल डिवीजन होती है। तो क्या होंगे, डीएनए डिवाइड्स 2 टाइम्स इन मियोसिस, 2 बार, एक मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2 में। और ये जो बीच का फेज है दैट इज इंटरकाइनेसिस।
कोई डीएनए की कॉपी नहीं होती है। तो यहाँ क्या हो गया, एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, सेल अलग होंगे, फिर म्यूसिस सेकेंड होगी। तो ये यहाँ जो म्यूसिस फर्स्ट होती है, ये म्यूसिस फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट। इस म्यूसिस फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट। और ये प्रोफेज फर्स्ट जो है लॉन्गेस्ट है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो प्रोफेज फर्स्ट है इसमें फिर क्या होते हैं, देयर आर सब फेजेस। इसमें क्या होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। These are 5 सब स्टेजेस। ये कितने हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। 5 सब स्टेजेस हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज पैकिटीन। और इस पैकिटीन में क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। और ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, जैसे 23 पेयर 46 क्रोमोसोम, तो जैसे पहला क्रोमोसोम, तो पहला क्रोमोसोम किसी भी व्यक्ति में आया होगा एक फादर से, मदर से, तो ये दोनों एक जैसे हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होंगे, जिस समय डिवाइड होती है, जब सेल को डिवाइड करना होगा, मियोसिस होगी, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं। ये जाइगोटीन में हो जाती है, लिप्टोटीन में कंडेंस हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। तो पैकिटीन में क्या होता है, जब एक साथ आते हैं तो हर एक डीएनए में, हर एक क्रोमोसोम में क्या है, 2-2 क्रोमेटिड है। अब इसके जो काफी करीब होते हैं दोनों में से, इसमें 2 है, इसमें 2 है क्रोमेटिड, तो एक क्रोमेटिड इसका, एक क्रोमेटिड इसका, आपस में इतने करीब आते हैं। और करीब आने के बाद क्या होता है, इसके पार्ट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जो पार्ट है क्रोमोसोमल पार्ट, दे आर एक्सचेंज्ड बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसमें 2 क्रोमेटिड हुए इस क्रोमोसोम में, इस डीएनए में, तो वो क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। इसमें भी 2 है, वो क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसमें से एक और इसमें से एक, दोनों आपस में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, दे आर गोइंग टू ओवरलैप और इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। तो पैकेटिंग में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होती है। कुछ इसके पार्ट और कुछ इसके पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं, एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोमल पार्ट का, एंड दैट इज द रूट, दैट इज द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। पैकेटिंग में क्या होती है, यहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर, and this crossing over is leading to the creation of variation। तो जब भी गैमेट बनेंगे तो हर एक बार क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, and that is needed, that is essential, and this is the beauty of the sexual reproduction। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ब्यूटी है कि ये वेरिएशन क्रिएट करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग कल अगले सेशन में, और वहां हम चर्चा करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्म। कि फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म में जो सीड की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, इसके कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कैसे पॉलिनेशन होता, फर्टिलाइजेशन होती, तो ये सारी बातें, दैट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट विल बी द टारगेट ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि यू आर एंजॉयिंग द क्लास, and like, share and comment regarding the lecture so that I may prove myself worthy for your benefit, for your upliftment. Thanks a lot.